हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस HTML कोर्स के पिछले वीडियो में मैंने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग और बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैंने index.html फाइल ओपन कर लिया हुआ है। तो मैं बॉयलर प्लेट से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। टाइटल्स में मैं डाल देता हूँ आवर सेकेंड HTML ट्यूटोरियल। अब हम अपना बॉडी के अंदर कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और जो भी चीजें हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो चीजें ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती हैं। अब बात कर लेते हैं टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एंगल ब्रैकेट में होते हैं। जैसे कि पी टैग मैंने यूज किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये एंगल ब्रैकेट में है, राइट। तो यहाँ पे पी टैग यहाँ पे लाइक रेफर कर रहा है पैराग्राफ को। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिकली कि आई एम लर्निंग HTML। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं जैसे ही लिखता हूँ आई एम लर्निंग HTML इस पैराग्राफ टैग के अंदर, तो ये चीजें प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाएगा। अब जो टैग्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक होता है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब ऐसा टैग जो कि खुद में ही वहीं से लाइक ओपन हो रहा होगा और वहीं से क्लोज हो जाए। बट ये जो पैराग्राफ टैग है ना, ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे कि पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ से खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्लोज हो रहा है स्लैश से, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया और ये हो जाएगा ओपनिंग टैग। तो जिसमें ओपनिंग टैग होते हैं और जिसमें क्लोजिंग टैग होते हैं, राइट, मतलब ऐसे टैग जिसमें ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग होते हैं, वैसे टैग को हम बोलते हैं नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। यानी कि वो खुद से ही एक ऐसा टैग नहीं है जो कि उसी में ओपन हो और उसी में खत्म हो। इसके लिए यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ा फर्स्ट में, और लास्ट में हमें स्लैश से हमें इसको क्लोज करना पड़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे कि मैं इमेज टैग करूंगा, राइट। अब मान लो कि मुझे इमेज इंसर्ट करना है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे को इस तरीके से ऐसा यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ऐसा करने के लिए नहीं पड़ रहा है, राइट। जिस तरीके से मेरे को पैराग्राफ में स्लैश से क्लोज करना पड़ रहा था, सेम उसी तरीके से मुझे इमेज में स्लैश करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, राइट। ये डायरेक्टली इमेज टैग ही इसी में ओपन हो रहा है और यहीं पे क्लोज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि खुद में ही क्लोज हो जा रहा है, राइट। तो मान लो कि इमेज टैग हो गया, अब मुझे इमेज यूज करना है, तो इमेज में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं गूगल पे जाता हूँ, राइट, और मैं चीजें सर्च करता हूँ यहाँ पे HTML, इमेज के सेक्शन में जाता हूँ। अब मान लो कि मुझे इसको इंसर्ट करना है, राइट। तो मैं इसका कॉपी, इमेज एड्रेस को कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे सोर्स में मैं कर दूंगा। सोर्स में मैं जैसे इंसर्ट करके ओपन करूंगा तो वो इमेजेस ब्राउजर पे शो हो जाएंगी, राइट। ये भी एक तरीके का टैग है, इमेज टैग भी। अब मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अल्ट क्या होते हैं, सोर्स का मतलब क्या है। ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए था सेल्फ क्लोजिंग टैग और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में। अब मान लो कि जैसे H1 हो गया, राइट, ये हेडिंग टैग होगा, ये भी यहाँ पे आप नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसमें ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। मान लो कि मेरे को लिंक लगाना है, राइट, ये टैग हो गया लिंक के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ओपनिंग टैग है, यहाँ तक का ओपनिंग टैग, यहाँ से क्लोजिंग टैग, यानी कि ये है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। यानी कि ये खुद में ही क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसके लिए एक अलग से चाहिए होता है, राइट, कि ए भी चाहिए होता है और लास्ट में स्लैश ए भी ऐसे करके चाहिए, तभी जाके ए मतलब कि क्लोज होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब एक वर्ड आता है कि एलिमेंट। एलिमेंट और टैग में क्या अंतर है, राइट। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पैराग्राफ में मैंने लिख दिया दिस इज HTML कोर्स, राइट। तो एलिमेंट्स और टैग में क्या अंतर है, तो यहाँ पे जो पी हो गया ना, ठीक है, ये जो पैराग्राफ हो गया, इसको हम बोलेंगे टैग। बट जो इसके अंदर ये जो कंटेंट है और ये जो टैग है, मतलब एलिमेंट के अंदर आ जाता है कंटेंट, टैग और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में भी अभी मैं बात करूंगा। तो मतलब सारा चीज को अगर मिला के हम बोलते हैं एलिमेंट। बट अगर हम सिर्फ टैग की बात करें तो जो एंगल ब्रैकेट में होता है उसको हम सिर्फ टैग बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स पूरे आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि मुझे यहाँ पे H1 में हेडिंग में लिखना है, राइट, कि आवर HTML कोर्स। तो यहाँ पे जो H1 है ना, राइट, यहाँ पे H1 है, ये सिर्फ टैग हो जाएगा।
लेकिन अगर H1 प्लस जो इसके अंदर का जो कंटेंट जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है हवर एचटीएमएल कोर्स, अगर इस दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब सारा चीज, ठीक है, एलिमेंट मतलब सारा चीज। लेकिन टैग मतलब सिर्फ वही होता है जो एंगल ब्रैकेट में होता है, जैसे पैराग्राफ हो गए, H1 हो गए। अब जैसे मान लो कि div होता है, बेसिकली जस्ट कंटेनर है, राइट। अब div के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ कि वी आर लर्निंग HTML इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे div जो है ना, मैं करके दिखा देता हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखो div आ जाएगा, बेसिकली div के अंदर जो हमने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो div भी एक तरीके का कंटेनर है, राइट। H1 भी एक तरीके का कंटेनर ही है, p भी एक तरीके का कंटेनर ही है। p डिफाइन कर रहा है कि पैराग्राफ है, H1 डिफाइन कर रहा है कि हेडिंग है, और div डिफाइन कर रहा है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। जस्ट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, जिसमें कि हम डायरेक्ट लिख दिए हैं टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे जो सारा अगर हम इसको मिला देना div और इस कंटेंट को, मतलब div टैग और जो इसके अंदर जो भी है कंटेंट, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है वी आर लर्निंग एचटीएमएल इन दिस वीडियो, तो इसको बोलेंगे हम एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के लिए मान लो कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैं आईडी में दे देता हूँ पैरा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक जो आईडी हो गया ना, ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया, और यहाँ पे जो पैरा मैंने लिखा हुआ है एट्रीब्यूट का वैल्यू हो गया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। मतलब जो मान लो कि एक एलिमेंट हो गया, राइट, ठीक है, तो इसको हम आईडी दे रहे हैं, बेसिकली पैरा। अब आईडी एट्रीब्यूट नेम में जो आईडी मैंने लिखा है, आईडी का मतलब क्या होता है। तो आईडी मतलब ये है कि हम इसको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, बेसिकली, राइट। जिससे कि हम इस आइडेंटिटी के हेल्प से हम इसमें हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट नेम आईडी है, ये बेसिकली आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी चीज आइडेंटिटी दे सकते हैं जो कि यूनिक होना चाहिए। अब इसके अंदर हम क्लासेस भी दे सकते हैं, राइट। क्लास में बेसिकली ये होता है ना कि इसमें भी हम एक तरीके की इसको क्लास असाइन करते हैं, यानी बेसिकली एक तरीके का आइडेंटिटी ही असाइन करते हैं। आईडी और क्लासेस में क्या अंतर होता है ये चीजें मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, और जब आप CSS सीखोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में। तो क्लास में भी हम दे सकते हैं कुछ भी चीज, जैसे कि हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पैराग्राफिंग, ठीक है, पैराग्राफिंग जो भी मैंने लिख दिया। तो बेसिकली हम कुछ भी चीज डाल सकते हैं क्लास में, जस्ट उसको एक असाइन हो गया वैल्यू, राइट। और फिर मैं और अच्छे से बताता हूँ ए टैग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, एक जो होता है ना, जो एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं वो ओपनिंग टैग में ही लिखते हैं, अगर वो नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो मान लो जैसे ए टैग हो गया, नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, पैराग्राफ टैग हो गया, नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये जो ओपनिंग टैग हो गया ना, यानी कि जो ओपनिंग टैग आपको पता ही है कि जो स्लैश, जिसमें स्लैश नहीं रहता है, यानी कि जहां से बेसिकली ओपन होता है टैग, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। तो ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट डालते हैं, जैसे कि आईडी हो गया तो एक एट्रीब्यूट हो गया, क्लास हो गया तो एक एट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर ए के अंदर यहाँ पे है एचरेफ, राइट। एचरेफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एचरेफ क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है एचरेफ, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हम डालते हैं, तो ये मतलब होता है एंकर लिंक, बेसिकली यानी कि लिंक लगाने के लिए होता है। मान लो कि मेरे को यहाँ पे जाना है HTTPS कॉलन स्लेश स्लेश, मान लो कि मेरे को अपने वेबसाइट पे जाना है, राइट, github.rohitkushwaha.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे चले जाएगा। तो href एक एट्रीब्यूट है, उसका मैंने वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि ब्राउजर वहां पे ले जाएगा, राइट, इस वेबसाइट पे ले जाएगा। बेसिकली मैं इस एंकर जो लिंक है ना, इसको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे ले जाना है, यानी कि ब्राउजर को पता चल जाएगा कि यार इस वेबसाइट पे हमें जाना है। अब यहाँ पे जो बीच में हम कंटेंट में क्या लिखते हैं, तो जो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, गिटहब या फिर रोहित कुशवाहा, विजिट रोहित कुशवाहा वेबसाइट। अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया विजिट रोहित कुशवाहा वेबसाइट, यानी कि जो हम एंकर टैग के बीच में लिखते हैं ना, जो हम कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ए टैग के बीच में, वो सारा चीज एज ए एंकर टैग यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है। अब फिर जैसे इसको हम क्लिक करते हैं ना, तो जो href के अंदर जो हमने वैल्यू दिया हुआ है, इसके अंदर हम चले जाएंगे। तो इस वेबसाइट के अंदर हम अभी चले जाएंगे, जैसे कि मैं अभी इसको क्लिक करूंगा, तो इस वेबसाइट के अंदर हम अभी लाइक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे जैसे गिटहब रोहित कुशवाहा .com पे आ चुके हैं, ठीक है।
तो जैसे जो भी आप लिंक यहाँ पे डालोगे उस वहां पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। कि मान लो कि मैं यहाँ पे youtube.com करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं youtube.com के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विजिट यूट्यूब वेबसाइट। ये देखो मैंने यूट्यूब के अंदर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप एंकर टैग का यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या होते हैं टैग्स, क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऐसे ही होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट को, राइट। जिस तरीके से यहाँ पे href हो गया तो ये एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे id हमने दिया हुआ है तो ये भी एट्रीब्यूट हो गया, राइट। अब जैसे मान लो कि इमेज टैग का बताता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे जो एसआरसी है ना, ये एट्रीब्यूट का नाम है, सोर्स इसको बोलते हैं। अब कहाँ से आप इमेजेस लेना चाहते हो, राइट। तो मान लो कि मैं अपना इमेजेस यूज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे जैसे कि HTML इमेजेस सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सोर्स में वैल्यू डाल देता हूँ बेसिकली, राइट। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे HTML के इमेज आ गया, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइक उसमें हम बेसिकली हमने सोर्स में वैल्यू डाला हुआ है, तो सोर्स यहाँ पे एट्रीब्यूट हो गया। अब अल्ट भी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में हम अल्ट में हम क्या चीजें डालते हैं, बेसिकली हम लाइक अल्ट में ऐसे इंफॉर्मेशन डालते हैं, उस इमेज के बारे में बताते हैं। मान लो कि जो यहाँ पे जो इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा उस इमेज के बारे में बताऊंगा, ताकि जो सर्च इंजन जो होते हैं ना, मान लो कि जैसे वेबसाइट हमारा गूगल पे, गूगल का जो सर्च इंजन होता है वो हमारे वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो हमारे वेब पेज को अच्छे से समझ पाता है, इमेजेस के बारे में जान पाता है कि हमने इमेजेस में क्या लिखा हुआ है, राइट। मान लो कि यहाँ पे मैं इमेजेस डाल देता हूँ, HTML का मैंने यहाँ पे इमेजेस डाला हुआ था, राइट। तो यहाँ पे मैं HTML लिख दूंगा, राइट। HTML इमेज, या फिर मैं कुछ भी चीज लिखूंगा जो ये इमेजेस बता रहे हैं, फिर HTML का लोगो, ठीक है। तो अल्ट में बेसिकली हम बताते हैं, ताकि जैसे अगर हो सकता है कि कभी हमारा पूरी पूरी तरीके से इमेजेस लोड ना हो पाए, तो भी जो अल्ट में होता है ना वो वहां पे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं एक वेबसाइट में बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक है github.rohitkushwaha.com, ठीक है। इस पे मैं जैसे ही एंड करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो जो है, यहाँ पे देखो एक इमेज है, इमेज का आ रहा है साइड। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें मैंने अल्ट यूज किया हुआ है प्ले, ठीक है। प्ले यहाँ पे अल्ट यूज किया हुआ है, तो प्ले आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हो पा रहा है सही से। तो अगर जब इमेजेस लोड नहीं हो पाएगी सही से, तब फिर हमारा जो अल्ट में है वो चीजें डिस्प्ले होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं फिर से उसी इमेज को इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो वैल्यू हमें दिख जाएगी, राइट, हमें इसका दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर किसी वजह से मान लो कि मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं यूआरएल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ हटा के, इतना सेलेक्ट करके। अब देखते हैं कि इमेजेस लोड नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे HTML लोगो आ रहा है, राइट। तो मतलब बेसिकली यूजर को बता रहा है कि यार इमेज, ब्राउजर बता रहा है कि इमेज तो हमने लोड नहीं कर पाया है, बट इस इमेज के अंदर इसका लोगो था या फिर इस इमेज के अंदर ये चीजें बताया गया था। तो अल्ट के अंदर हम जो चीजें लिखते हैं वो चीजें जब इमेजेस लोड नहीं हो पाती है तो फिर यहाँ पे शो करता है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जब हम लाइक जो सर्च इंजन होते हैं गूगल के, जब वो हमारे वेबसाइट को क्रॉल करते हैं यानी कि रीड करते हैं, तो उनको अच्छे से इमेजेस के बारे में पता चलता है। तब जाके वो अच्छे से हमारे वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कर पाते हैं, या फिर इमेज वाले सेक्शन में हमारा जो इमेज होता है वो ऊपर आ पाता है, ठीक है। और फिर एक और फायदे होते हैं कि जो स्क्रीन रीडर होते हैं ना, ऐसे कई सारे स्क्रीन रीडर डिवाइसेस होते हैं जो कि इस इमेज को लाइक रीड करके अल्ट के थ्रू उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और इवन आपने इमेज के बारे में समझ लिया, सोर्स के बारे में, अल्ट के बारे में, कैसे हम लिंक लगाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं हेडिंग के बारे में, कि H1 जो हेडिंग मैंने जो यहाँ पे यूज किया था वो क्या होते हैं, H1 H2 H3। तो बेसिकली देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, दिस इज H1, राइट। यहाँ पे मैं H2 भी यूज करके बताता हूँ सारा। मैं H1 जो होता है H2 H6 तक होता है, तो सारी चीजें मैं यूज करके बताता हूँ आपको। H2 हो गया, ठीक है, दिस इज H2,
H3, this is H3, H4, this is H4, H5, this is H5, H6, दिस इज H6। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज H1 से लेके दिस इज, मतलब H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं। अब देखो जो H1 होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके लिस्ट इंपॉर्टेंट में H2 आता है, फिर H2 से जो कम इंपॉर्टेंट होता है वो H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। ये सारे इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है, हायर इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद ए है, फिर इसके बाद ये सबसे लोएस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है। देखो H1 जो होता है ना वो मेनली कहाँ पे यूज होता है मैं बता देता हूँ आपको। कि मान लो कि जो टाइटल होता है तो ये तो हमारे शो नहीं होता है, राइट, ये बस लाइक सर्च इंजन जैसे क्रोलर को पता चलता है और ब्राउजर के टैब में दिखाता है। बट अगर आपको स्क्रीन में दिखाने हैं टाइटल्स तो हम बेसिकली उसके लिए H1 यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैं एग्जैक्टली सेम चीजें लिख सकता हूँ कि आवर सेकेंड HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो H1 में बेसिकली यहाँ पे टाइटल एज अ टाइटल ही आप समझ सकते हो कि शो कर रहा है, मतलब मेन हेडिंग है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एज अ मेन हेडिंग की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हमें कुछ लिखना है तो H2 में हम लिखेंगे, राइट, और HTML में मैं डाल दूंगा यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स डाल दूंगा। फिर और H2 में मैं यहाँ पे डाल दूंगा ये बेसिकली, एक सेकंड में इसको सिमेंटिकली बना देता हूँ, यानी कि मीनिंग पता चले, व्हाट इज एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्हाट इज टैग्स, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यार एक मेन हेडिंग है, ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये हो गया हमारा मेन हेडिंग और ये हमारा H2 हो गया, ठीक है। इसके नीचे आता है ना, मान लो कोई भी एक मेन हेडिंग हो गया, मेन टाइटल हो गया, अब उसके नीचे आ जाएगा व्हाट इज एलिमेंट, फिर व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज टेक्स्ट। अब इसके नीचे भी हमें लिखना है व्हाट इज एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि वाई वी यूज एलिमेंट्स, ठीक है, वाई वी यूज एलिमेंट्स। और फिर इसके नीचे हम डाल सकते हैं H3 में एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको हेडिंग समझा रहा हूँ, H1 टू H6 कैसे आपको यूज करना है, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स हो गया ना। तो यहाँ पे आप H3 में इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करके बेसिकली आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। फिर H2 के नीचे आप डाल सकते हो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैग्स। फिर H4 में आप डाल सकते हो एक्सप्लेन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, राइट। अब देखो यहाँ से आपको इजिली समझ में आ जाएगा एक बार में कि H1 टू H6 हमको किस तरीके से कैसे यूज करना है। अब देखो ये हमारा आवर सेकेंड HTML हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन हेडिंग हो गया, यानी कि इसको मेन हेडिंग बोलेंगे H1 में। अब इसके नीचे क्या आता है, व्हाट इज एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, व्हाट इज टैग आ जाएंगे। बट अगर आपको व्हाट इज एलिमेंट्स के नीचे भी अगर आपको कुछ भी चीजें हेडिंग्स में लिखनी है तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे ना वाई यूज एलिमेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। अगर एट्रीब्यूट्स के नीचे लिखना है तो आप लिखोगे एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट। व्हाट इज टैग्स, अगर टैग के बारे में बात करो तो फिर उसके नीचे आप लिखोगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ टैग। अब टाइप्स ऑफ टैग के बारे में मान लो कि यहाँ पे उसके नीचे भी और एक हेडिंग में एक्सप्लेन करना है तो वहां पे आप H4 यूज करोगे, राइट। तो बेसिकली यार अगर उसके नीचे अगर कुछ और सब सेक्शन आता है ना तो उससे लोअर वाला हम हेडिंग यूज करते हैं। मान लो कि आप H4 यूज कर रहे हो बट उसके नीचे और भी आप लोअर लेवल का हेडिंग यूज करना चाहते हो तो फिर वहां पे हम H5 यूज करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे है H4 है एक्सप्लेन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब बेसिकली मैं फिर से सेल्फ क्लोजिंग टैग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विथ हेडिंग, वहां पे सेल्फ क्लोजिंग टैग में H5 में लिखूंगा, राइट। तो यार इससे आपको एग्जैक्टली अच्छे से काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, राइट, कि H1 से लेके H6 का किस तरीके से इंपॉर्टेंस होते हैं, कहाँ पे कैसे यूज करने हैं। तो इसके बारे में समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हेडिंग के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट, कि पैराग्राफ हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम फॉर्मेट करेंगे बेसिकली। तो मान लो कि मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है टैग्स आर दोस कीवर्ड्स
which are enclosed with एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया टेक्स्ट आर दोस कीवर्ड विच आर एनक्लोज्ड विद एंगल ब्रैकेट, राइट। अब ये डायरेक्टली तो शो हो रहा होगा, राइट। बट अगर मान लो कि इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा? तो इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, राइट। अब पैराग्राफ टैग के अंदर मैं बोल्ड टैग यूज कर लूंगा। अब देखो बोल्ड टैग जो होता है ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि इसके अंदर ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। तो बोल्ड के अंदर मैं डाल दूंगा तो अब देखो बोल्ड में आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो बी टैग मतलब बोल्ड, ठीक है। अब बोल्ड के यहाँ पे ओपनिंग टैग हो रहा है और यहाँ से क्लोजिंग टैग हो रहा है। अब इसको मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ के अंदर बोल्ड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ का कंटेनर है, बेसिकली एक बॉक्स है। अब उसके अंदर मैंने बोल्ड का बॉक्स डाला हुआ है, बेसिकली आप समझ सकते हो कंटेनर। अब उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो बोल्ड भी होगा और पैराग्राफ भी आएगा, राइट। तो टैग्स यहाँ पे बोल्ड में भी आ गया और पैराग्राफ के अंदर भी आ गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे बोल्ड में नहीं करना है, मान लो कि मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है, ठीक है। यानी कि इटैलिक में करना है, तो यहाँ पे मैं आई यूज कर दूंगा इटैलिक के लिए। और फिर मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा क्लोजिंग टैग में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इटैलिक में आ जाएगा, राइट। बट अगर मुझे दोनों यूज करना है, पहले हम बात कर लेते हैं अंडरलाइन के बारे में। तो यू मान लो यू से हम अंडरलाइन करते हैं बेसिकली कि उसके अंदर अंडरलाइन आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन आ जाएगा। बट अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे तीनों यूज करना है, अंडरलाइन भी यूज करना है, ब्रैकेट भी यूज करना है और फिर हमें इटैलिक भी यूज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके अंदर हम एक बार में तीनों यूज करेंगे कि मान लो कि मैं बोल्ड भी यूज कर दिया, इटैलिक भी यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तीनों चीज अप्लाई हो जाएगा। अब देख सकते हो कि इसके अंदर तीनों चीज अप्लाई हो चुका है, इसके अंदर बोल्ड भी आ चुका है, इटैलिक भी आ चुका है और अंडरलाइन भी आ चुका है। तो बेसिकली आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि यार सबसे पहले है पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ के अंदर है अंडरलाइन, अब अंडरलाइन के अंदर है बोल्ड, बोल्ड के अंदर है इटैलिक। अब उसके अंदर जो कंटेंट है वो सारा चीज में आ जाएगा कि इटैलिक के अंदर भी आ गया, बोल्ड के अंदर भी आ गया, पैराग्राफ के अंदर भी आ गया, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी आ गया, बेसिकली यहां से हम कर सकते हैं। तो एक के अंदर जैसे ही लिखते हो तो उसके सारे जो बाहर जो भी होते हैं सभी के अंदर चीजें आती जाती हैं। तो इस तरीके से यार आप समझ चुके होंगे कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी आइटम्स को अगर आपको लिस्ट में करना है ना, कि मान लो जैसे फ्रूट्स के नेम हो गए, तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, इसको आप कैसे लिस्ट करोगे इसको हम जान लेते हैं। तो यार इसके लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, हेडिंग को भी, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे पैराग्राफ में या फिर H2 में मैंने हेडिंग लिखा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, राइट। अब मान लो कि मुझे इसको लिस्ट करना है एक ऑर्डर वाइज में, एक बुलेट पॉइंट्स में जिसको बोल सकते हैं पॉइंट्स वाइज। तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आप पॉइंट्स में कर सकते हो जहां पे डॉट डॉट करके आ जाएंगी, और एक है आप नंबर वाइज कर सकते हो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स में हम कैसे चीजों को लिस्ट करेंगे। तो पॉइंट्स में लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूएल करते हैं, यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो डॉट डॉट, उसमें कोई ऑर्डर्स नहीं होते बेसिकली। करने का मतलब कि 1 2 3 4 इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं होता है। अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे यूएल जो होगा ना, यहाँ पे भी ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, राइट। तो यहाँ से यूएल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश है। अब ये अंडर लिस्ट के अंदर अंदर है, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट कैसे करेंगे? तो लिस्ट के लिए एल आई करूंगा तो इसका मतलब लिस्ट होता है। अब लिस्ट के देख सकते हो ये भी नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसके अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे वो लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, ठीक है, और एक मैं लिस्ट में डाल के लिखता हूँ फ्रूट्स, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं बनाना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बनाना, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज, बनाना आ गया, ठीक है, ऑरेंज लिख दिया। यहाँ पे मैं ग्रेप्स लिख दूंगा। तो सारा चीज आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स में आ चुके हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स अनऑर्डर लिस्ट में पॉइंट्स में आ चुके हैं। बट अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे फिर से मैं करूँ, चीज अगर मैं इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहूँ ना, यानी कि नंबर वाइज, कि मान लो कि 1 2 3 में आ जाए, कि 1 नंबर में एप्पल हो जाए, 2 में फ्रूट्स, 3 में बनाना, तो इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में करूंगा। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओएल यूज करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में है। अब फिर यहाँ पे मैं लिस्ट करते जाऊंगा कि मान लो कि मैं यहाँ पे एप्पल यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्रूट, यहाँ पे बेसिकली एक सेकंड में यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिया हुआ है,
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोमी ग्रेनेट, ठीक है, जो कि अनार होता है। पोमी ग्रेनेट, राइट। यहाँ पे मैं बनाना लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ग्रेप्स डाल देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर में चीजें आ चुकी होंगी, देखो। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने जहाँ पे हमने यूएल यूज किया हुआ है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे पॉइंट्स में आ चुके हैं। बट जैसे ही अगर हमको नंबर में चाहिए तो हम ओएल यूज करते हैं यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 ये चीजें ऑर्डर्ड में आ चुकी हैं, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को लिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आप कैसे हेडिंग्स के बारे में आपने जाना H1 से H6 तक, और आपने लिस्ट के बारे में जाना, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो अब हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसके बेस पे, जितना भी हमने सीखा हुआ है, राइट। जितना भी आपने सीखा हुआ है सारे के बेस पे हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम H1 यहाँ पे लिख देंगे। H1 में मैं यहाँ पे डाल दूंगा फ्रूट्स नेम, राइट। और फिर मैं यहाँ पे बेसिकली एक H2 यहाँ पे यूज कर लूंगा और H2 में यहाँ पे लिख दूंगा फ्रूट बिलो आर द लिस्टेड फ्रूट्स नेम। और फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ में डाल दूंगा कि वी हैव लिस्टेड ऑल द सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल इन द विंटर सीजन, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ हम चेंज करके लिखते हैं, यू शुड ईट ऑल दिस फ्रूट्स फॉर योर बेटर हेल्थ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं एंकर टेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ, राइट। टू नो मोर अबाउट, अब यहाँ मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड करूंगा, राइट। अब मैं ऐसा लिंक दूंगा जो कि जहां से यूजर बेसिकली जान पाए बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। मतलब कि अगर फ्रूट्स खाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका मैं किसी वेबसाइट पे लिंक डालूंगा। तो यहाँ पे मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ, एंकर टैग। तो एंकर टैग के बेसिकली मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल दूंगा टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स, क्लिक इट, ऐसा करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स के, ठीक है। ऐसे कुछ वेबसाइट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे आ चुका है healthline.com के, राइट। तो मैं इसके अब लिंक्स दे दूंगा वहां पे, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट पे वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स, क्लिक इट, ठीक है। एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके से चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखो, टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स, क्लिक इट, जैसे ही क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे चले जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम फिर अब हम यहाँ पे चीजों को लिस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रूट्स के एक इमेजेस भी यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, ठीक है, नीचे में। तो इमेज में मैं फ्रूट्स के इमेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रूट्स, इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सोर्स में पेस्ट कर देता हूँ। सोर्स में पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अल्ट में बेसिकली लिख देता हूँ ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स बेसिकली लिख देता हूँ ऑल सीजनल फ्रूट्स। तो यहाँ पे अल्ट में हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ऑल सीजनल फ्रूट्स, ताकि अगर बाई मिस्टेक या फिर बाई किसी इश्यूज की वजह से अगर इमेजेस लोड नहीं हो पाती हैं, तो फिर ये चीजें दिख जाएगी, राइट, वहां पे शो हो जाएगी। और फिर जो सर्च इंजन, जो गूगल के जो क्रोलर होते हैं, उनको अच्छे से सब समझ में आएगा इमेजेस के बारे में। और जो स्क्रीन रीडर होते हैं उनको अच्छे से एक्सेस मिल जाएगा इस इमेजेस के बारे में, समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक बार व्यू करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे इमेजेस आ जा रहा है, ठीक है, काफी बड़े क्वांटिटी में आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक विड्थ दे देते हैं। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है विड्थ, हम विथ हाइट हो गया, फिर जितने भी डिजाइनिंग से रिलेटेड हो गए ना, ये सारी चीजों हम CSS से इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि CSS में सेट करते हैं। बट अभी के लिए मैं विथ एक एट्रीब्यूट्स है अभी, अब मैं यहाँ पे विथ डाल के या इसमें मैं कर देता हूँ बेसिकली 300 पिक्सल, या फिर 300 ही मैं दूंगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखो इमेजेस छोटा हो गया, यानी कि 300 विथ के अंदर हो गया, 300 पिक्सल के अकॉर्डिंग। तो वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है, बट अभी के लिए हमने इमेजेस को छोटा करने के लिए अभी हमने लाइक एट्रीब्यूट्स विथ एट्रीब्यूट्स का यूज करके हमने कर लिया। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अब हम लिस्ट कर लेते हैं कुछ इमेजेस को। सॉरी, इसके बाद अब हम लिस्ट कर लेते हैं बेसिकली फ्रूट्स के नेम को। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम कर लेते हैं एप्पल, ऑरेंज और बनाना। और फिर हम एक पॉइंट वाइज भी हम कर देते हैं, लाइक हम ऑर्डर लिस्ट में हम कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हम कुछ यूनिक फ्रूट्स नेम डालते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, और वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो फ्रूट नेम बिलो आर द लिस्टेड फ्रूट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया, चीजें टू नो मोर अबाउट द, यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करोगे तो उस पे आप विजिट भी कर सकते हो उस वेबसाइट पे, ठीक है। और फिर इमेजेस भी आ गए, हमने ऑर्डर लिस्ट भी कर लिया और अनऑर्डर लिस्ट भी करके हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बेसिकली हमने एक बना लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट गया था बताने के लिए, कि मान लो कि अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ये दो पैराग्राफ है, राइट, अब मेरे को स्पेस देना है, मान लो कि मेरे को 3 लाइन का स्पेस देना है HTML में। तो क्या मैं अगर अभी करूंगा तो क्या स्पेसिंग आ जाएगा? नहीं आएगा, राइट, वो नहीं आएगा। अब स्पेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। हालांकि हम ये सारी चीजें हम CSS के अंदर स्पेस स्पेस जो भी है डिजाइनिंग, हम सारी चीजों को CSS के अंदर डिजाइनिंग के दौरान हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट HTML में एक होता है BR टैग, यानी कि BR टैग जैसे ही आप यूज करते हो तो फिर आपको यहाँ पे एक गैप मिलता है, देखो गैप हो गया ना। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 2-4 BR टैग यूज कर देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आने लगेंगे। ये देखो यहाँ पे गैप आ गए इतने, राइट। तो अगर आपको गैप करना है तो आप BR टैग यूज कर सकते हो, जो कि एक HTML में होता है। और एक चीज होता है कि जैसे हम लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहते हैं, तो वैसे तो सारी चीजें यार CSS में हम करते हैं, बट HTML के भी ये सारे टैग्स हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इमेजेस के बाद एक लाइन हो जाए, ठीक है, तो उस लाइन के लिए अब हम, एक होता है HR टैग, ठीक है। तो यहाँ पे HR टैग हम यूज करें। अब HR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसको क्लोज करने के लिए हमें ऐसा नहीं जरूरत है, HR ऐसे करके हमें लिखने का जरूरत नहीं है, राइट। मतलब स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है फिर से इस तरीके का पैराग्राफ में हमने जिस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब देखोगे यहाँ पे तो एक लाइन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये देखो यहाँ पे लाइन आ चुकी है। तो बेसिकली मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप HR यूज कर सकते हो, जो कि HTML का टैग होता है। तो हमने अपना मिनी प्रोजेक्ट बना लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे बाकी टैग्स, और हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि हम कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं और टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।